गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के हालात हमारे देश भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में महिलाओं को ज्ञान, धन, और शक्ति और अन्न का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती जी, धन की देवी के रूप में लक्ष्मी जी, शक्ति की देवी के रूप में दुर्गा जी और अन्न की देवी के रूप में अन्नपूर्णा मां। जिस देश में महिलाओं को पूजनीय माना गया, जिस देश में महिलाओं को ज्ञान, धन, शक्ति और अन्न का प्रतीक चिन्ह माना गया, उसी देश में विभिन्न कालों में, विभिन्न समय अवधियों में, विभिन्न हालात में उनके अधिकारों को लेकर, उनकी स्थितियों को लेकर विभिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। हिंदू शास्त्रों में शक्ति का प्रतीक दुर्गा, धन का प्रतीक लक्ष्मी जी, विद्या का प्रतीक सरस्वती जी, अन्न का प्रतीक अन्नपूर्णा। महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में विभिन्न समय अवधियों में अलग अलग प्रकार की रही है। कभी उसको अर्धांगिनी माना गया तो कभी उसको बंधनों में जकड़ दिया गया। आपने भगवान शंकर की तस्वीर के साथ में, शिव जी की तस्वीर के साथ में पार्वती जी को लगे हुए देखा होगा। वो लोगों को मैसेज है, वो लोगों को संदेश है कि वो महिलाओं को पुरुषों के समान माने। ये महिलाओं के सम्मान की बात है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, अर्धांगिनी, ये महिलाओं का सम्मान है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब महिलाओं का ये सम्मान उनसे छीन लिया गया। महिलाओं की ये संपत्ति उनसे छीन ली गई। महिलाओं की ये शक्ति उनसे छीन ली गई। महिलाओं का ये ज्ञान उनसे छीन लिया गया और उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया, सामाजिक बंधनों में जकड़ दिया गया, कैद कर लिया गया। जो कभी अर्धांगिनी हुआ करती थी, जो कभी इंसान की, पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में जिसकी पहचान थी, उसकी पहचान को छीनकर और उसको दासी और गुलाम बना दिया गया। शिक्षणार्थियों, यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ तक सही है, क्या स्थिति है इस बात का। प्रशिक्षणार्थियों, कभी अर्धांगिनी का रूप दिया गया तो कभी बंधनों में जकड़ दिया गया। ये अधिकार, ये भूमिकाएं भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की रही हैं।
कभी महिलाओं का अधिकार था शक्ति पर, कभी लक्ष्मी पर, कभी दुर्गा पर, कभी अन्नपूर्णा पर, और अब उनसे ये अधिकार छीनकर और उनको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, भारतीय समाज में अधिकारों की और शक्ति की जो महिलाओं की स्थिति रही है वो भिन्न भिन्न प्रकार की रही है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि महिलाओं की, महिला सशक्तिकरण की इस स्थिति का क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, उसको देखा जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो आधार हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में महिला सशक्तिकरण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। प्रशिक्षणार्थियों, इतिहास साक्षी है कि महिलाओं को ज्ञान, धन और शक्ति और अन्नपूर्णा की इन पुरस्कारों से नवाजा गया। ये महिलाओं को सुशोभित करने वाले, महिलाओं को विभूषित करने वाले उनके लिए सरनेम हैं और इन नामों से उनको सुशोभित किया गया, इन पदों से उनको सुशोभित किया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, पहली पंक्तियां हमारे लिए ये थी। इतिहास साक्षी है कि महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की धार्मिक, महिलाओं की राजनीतिक, महिलाओं की आर्थिक, महिलाओं की शैक्षिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वैदिक काल में महिलाओं को ये सम्मान प्राप्त था, जिस सम्मान की बात मैं कर रहा हूँ वो सम्मान शक्ति का प्रतीक दुर्गा जी, धन का प्रतीक लक्ष्मी जी, विद्या का प्रतीक सरस्वती जी, अन्न का प्रतीक अन्नपूर्णा और अर्धनारीश्वर, अर्धांगिनी, इन नामों से उनको विभूषित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, नारी के बिना संसार अधूरा। एक अकेला नाम अधूरा, सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा और नारी के बिन संसार अधूरा। ये ऐसा मानने वाला समाज जो महिलाओं को पुरुषों के समान या पुरुषों के समकक्ष मानने वाला समाज धीरे धीरे दौर आया तो वो भी बदल गया। वैदिक काल में महिलाओं को पूजनीय, सम्माननीय और पुरुषों के समकक्ष माना गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं पवित्रता की, शक्ति की, धन की, ज्ञान की ये प्रतीक थीं, उनके ये प्रतीक हटने लगे। महिलाएं उत्तर वैदिक काल में अपवित्र मानी जाने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, जबकि वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, उनको सारी क्रियाओं में पुरुषों के समान भागीदारी दी गई थी। प्रशिक्षणार्थियों, ये पुरुषों के समान भागीदारी जो दी गई थी वो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से छिनने लग गई। स्मृति काल और ब्राह्मण धर्म के आते आते या स्मृति काल में ब्राह्मण धर्म में कट्टरता के आ जाने से और पुरुषों के अधिकारों की लालसा बढ़ जाने से महिलाओं की स्थिति दीनहीन होने लगी। मेरी बात समझ सकते हैं आप? प्रशिक्षणार्थियों, जहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि उत्तर वैदिक काल में
महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष या पुरुषों के समान आदर और सम्मान प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को अपवित्र माना जाने लगा। स्मृति काल या ब्राह्मण धर्म के आगमन से या ब्राह्मण धर्म में कट्टरता बढ़ जाने से पुरुषों की लालसाएं बढ़ गईं और पुरुषों की लालसा बढ़ जाने से महिलाओं की स्थिति दीनहीन होने लगी। अब उनको बंधनों में जकड़ा जाने लगा। जो खुली छूट, जो आज़ादी उनको वैदिक काल में दी गई थी, जो आदर, जो सम्मान उनको वैदिक काल में दिया गया था, वो अब खत्म होने लगा। अब ये रूप उनका धूमिल होने लगा। अब उनकी स्थिति दीनहीन होने लगी और उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाने लगा, क्योंकि स्मृति काल में पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज का निर्माण प्रारंभ हो गया, जिसमें बेटी के जन्म पर मातम और बेटे के जन्म पर जश्न मनाया जाने लगा। अब पुरुषों को वरीयता या पुरुषों का समाज पर वर्चस्व स्थापित होने लगा। ऐसा माना जाने लगा पुरुष वंश को चलाएंगे, पुरुष वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं, पुरुष पिंडदान करेंगे, पुरुष अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देंगे और जीवित पुत्र के देखने से माँ बाप को स्वर्ग मिल जाता है या पुत्र स्वर्ग की सीढ़ी है। अब महिलाओं को बंधनों में जकड़ा जाने लगा। उसके लिए समाज में कुछ सामाजिक कुरीतियां बढ़ने लगी और सामाजिक कुरीतियों के बढ़ने से महिलाओं का शोषण, महिलाओं का दमन और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। इतिहास पर नजर डालें तो आपको उत्तर वैदिक काल में स्त्री पुरुष की शिक्षा जो वैदिक काल में समान रूप से दी गई, अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में बदल गई। अब समाज के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्मित किया जाने लगा। ब्राह्मण धर्म की कन्याओं के लिए वैदिक मंत्रों, वैदिक ऋचाओं की शिक्षा दी जाती थी और क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं के लिए तीरंदाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, तलवार चलाना, भाला फेंकना आदि की शिक्षा दी जाती थी। शूद्रों की महिलाओं को स्मृति काल में शिक्षा से वंचित कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति में शूद्र महिलाओं की स्थिति अति शोचनीय हो गई। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में जब स्मृति काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, अशिक्षा और पुरुषों के ऊपर महिलाओं की आर्थिक पराश्रितता और धर्मांधता बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में
महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, महिलाओं को सामाजिक बंधनों में कैद कर दिया गया, उनके साथ शोषण, दमन और दुर्व्यवहार होने लगा। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति में स्त्री और पुरुष के बीच ये असमानता की खाई बढ़ती चली गई। और इस असमानता के बढ़ने से महिलाएं पुरुषों के अधीन हो गईं। मैं यहाँ पर आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बढ़ जाने से या पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रादुर्भाव से महिलाओं की स्थिति अत्यंत दुर्बल और दीनहीन हो गई। वो घर की चार दीवारी में कैद कर दी गई। उनको घर के कार्यों में, मर्यादाओं में रहने की लिए पर्दा प्रथा जैसी कुरीति का निर्माण हो चुका था। महिलाओं को पर्दे में रखा जाने लगा। सती प्रथा का चलन हो गया। पति की मृत्यु पर महिलाओं को सती किया जाने लगा। राजी राजी या गैर राजी बाल विवाह किए जाने लगे। महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर उनकी पढ़ाई को छुड़ाया जाने लगा और उनका छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाने लगा। या तो वो बच्चे को जन्म देते समय दम तोड़ देती थी। छोटी उम्र की बाल विवाह की जो माँ बनेंगी तो छोटी उम्र में दम तोड़ दिया करती थी। या फिर वो बच्चे को जन्म देते समय एक लंबी और कभी ना खत्म होने वाली बीमारी में जुड़ जाती थी, बीमारी से ग्रसित हो जाती थी। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ मुख्य रूप से महिलाएं पुरुषों के अधीन हो गई, क्योंकि वो घर की चार दीवारी में कैद किए जाने से पिता के आगे हाथ फैला रही हैं, अपने पति के आगे हाथ फैला रही हैं और वृद्धावस्था में अपने पुत्र आदि के हाथ आगे फैला रही हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पराश्रित हो चुकी हैं, पुरुषों के ऊपर आश्रित हो चुकी हैं। देश में धर्मांधता बढ़ चुकी थी और धर्मांधता के बढ़ जाने से महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भाग लेने से रोक दिया गया। प्रशिक्षण, महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, जिसमें पुरुष प्रधानता के बढ़ने से स्त्री और पुरुष दोनों में असमानता बढ़ने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, इसी श्रेणी में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं आज़ादी से पहले महिलाओं की स्थिति और अधिकार और आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति और अधिकार। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ।
हमारे देश में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजी शासन स्थापित था। उस अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था ने महिलाओं के अधिकार और स्थिति को सुधारने के प्रयास किए। अंग्रेजी सरकार का यह प्रयास व्यवहारिक रूप में भारतीय समाज सुधारकों का सहयोग नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में हमारे देश के समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनमें सर्वोपरि नाम राजा राम मोहन राय जी का आता है, जिन्होंने सती प्रथा को अंग्रेजी सरकार को बाध्य कर दिया कि वो सती प्रथा को रोकने के लिए कानून का निर्माण करें, और अंग्रेजी सरकार ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। स्त्रियों में इन प्रयासों से सुधार और चेतना जागृत हुई, और इसी श्रेणी में महर्षि दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव राय आदि समाज सुधारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी समाज सुधारकों ने महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए आज़ादी दिलवाई, बाल विवाह को रोकने के लिए पहल की, शिक्षा की स्थिति में, महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में महात्मा गांधी महिला संगठन, भारतीय महिला संगठन, भारतीय महिला मंडल आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इन विभिन्न संगठनों ने, इन विभिन्न समितियों ने महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकाला। जो स्मृति काल में महिलाओं को चार दीवारी में कैद कर दिया गया, उसी चार दीवारी से इन समाज सुधारकों के प्रयासों से महिलाएं कैद से बाहर आ गईं। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगा, वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने लगी, और इन महिलाओं के अधिकारों की मांग 1917 में उठने लगी। 1919 में इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और श्रीमती हीराबाई टाटा आदि समाज सेविकाओं ने, इन क्रांतिकारी महिलाओं ने अंग्रेजी सरकार के सामने या इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने महिलाओं की ये बात रखी कि उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए, उनको मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों, 1917 में ये चिंगारी जो भड़की थी महिलाओं के अधिकारों की मांग को लेकर, और वो 1919 में ये ज्वालामुखी का रूप धारण करने लगी। 1919 में ब्रिटिश कालीन इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और श्रीमती हीराबाई टाटा ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष महिलाओं को मताधिकार की बात रखी कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान किए जाएं। प्रशिक्षणार्थियों, 1921 में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।
जो चिंगारी 1917 में भड़की थी वो अब एक ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी और 1935 के द्वैत शासन अधिनियम में वृद्धि की गई और इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में विशेष तौर से ध्यान दिया गया और 1941 के आते आते महिलाओं को चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रत्याशी के रूप में उनको भूमिका अदा करने का ये अधिकार प्रदान कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, आप ने देखा कि 1941 में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। आपने इससे पहले चर्चा की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। मैं आपके सामने इस पाठ की समरी कर देता हूं कि हमारे देश में इतिहास उठाकर नजर डालें तो महिलाओं को सम्मानीय, आदर्शसूचक, धन, लक्ष्मी और शक्ति, ज्ञान और अन्न का प्रतीक, इस प्रकार के सम्मानों से नवाजा गया और स्मृति काल के आते आते महिलाओं के सम्मान में गिरावट आने लगी। उत्तर वैदिक काल में, जहां वैदिक काल में वो पूजनीय थी, वहां उत्तर वैदिक काल में उनको अपवित्र माना जाने लगा। प्रशिक्षणार्थियों, जब उनको समाज, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से भागीदारी दे रहा था, उस सब के प्रति यहां गिरावट आने लगी। इसी काल में पाठ्यक्रम भी भिन्न भिन्न प्रकार का बन गया। ब्राह्मण की कन्याओं के लिए वैदिक ऋचाओं, वैदिक मंत्रों की शिक्षा दी जाने लगी। क्षत्रियों की कन्याओं के लिए वैदिक वो तीर कमान, तीरंदाजी, भाला फेंकना, धनुर्विद्या आदि की शिक्षा प्रदान की जाने लगी और शूद्रों की महिलाओं को, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, इसी काल में सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना प्रारंभ हो गया, जिसमें बाल विवाह, छुआछूत, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, अशिक्षा आदि कुप्रथाएं, आर्थिक निर्भरता, धर्मांधता आदि कुप्रथाएं, ऐसी कुरीतियां बढ़ने लगी। हम आधुनिक स्थिति की ओर जाते हैं जो आज़ादी से पहले का यानी ब्रिटिश कालीन भारत, जिसमें अंग्रेजी सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के लिए कुछ सुधार के प्रयास किए गए, लेकिन हमारे समाज सुधारकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें राजा राम मोहन राय, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसमें केशव राय जी का नाम और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम सर्वोपरि है। यहाँ महात्मा गांधी जी ने भी इन महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं में चेतना लाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न महिला संगठनों का निर्माण किया। भारतीय महिला समिति, भारतीय महिला मंडल, महात्मा गांधी महिला संगठन आदि की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने महिलाओं की उनको कैद से मुक्ति दिलवाई, चार दीवारी से बाहर निकाल कर लाई। प्रशिक्षणार्थियों, इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुई और उसी का परिणाम है कि 1917 में ये आवाज़ उठने लगी कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए और 1919 की
इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और श्रीमती हीरा बाई टाटा ने ये बात रखी कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया जाए और 1921 में उनको ये विधानसभा में मताधिकार मिल गया। 1935 के अधिनियम में वृद्धि की गई और महिलाओं के हितों का, महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखा गया और 1941 में उनको चुनाव प्रत्याशी का, चुनाव लड़ने का उम्मीदवार बनने का ये मौका दिया गया, ये अधिकार प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, मेरी बात समझ सकते हैं, ये भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति आप पढ़ रहे हैं, जिसका ऐतिहासिक पहलू और जिसके आधुनिक पहलू पर हमने चर्चा की। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।